हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं यूरोपीय संसद में होने वाले चुनाव के बारे में। कल यानी कि 6 जून से 9 जून तक ये चुनाव आयोजित किए जा रहे हैं और इन चुनावों का क्या निहितार्थ है, यूरोपीय संसद के लिए जो चुनाव आयोजित किए जाते हैं इनके लिए क्या कुछ प्रक्रियाएं देखी जाती हैं, और साथ ही हम लोग आज की चर्चा में यह भी बातचीत करेंगे कि आखिर इस यूरोपीय संसद के चुनाव को लेकर के रूस के संदर्भ में क्या कुछ आरोप देखे जा रहे हैं यूरोपीय आयोग के माध्यम से, यूरोपीय संघ के माध्यम से। इन सभी पहलुओं पर आज की चर्चा में हम लोग विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक ब्रीफ में जानकारी दे देना चाहूंगा यूरोपीय संसद के बारे में। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि यूरोप आप सभी जानते हैं कि एक बहुत महत्वपूर्ण महादेश माना जाता है, और इस महादेश के अंतर्गत यूरोपीय संघ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था मानी जाती है। और इस यूरोपीय संघ के अंतर्गत 27 देश आते हैं, और इन्हीं यूरोपीय संघ के अंतर्गत ये जो यूरोपीय संसद है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में यूरोपियन पार्लियामेंट कहते हैं, ये पार्लियामेंट काम करती है। जाहिर सी बात है कि जैसे आप हमारे यहाँ पर देखते हैं कि भाई भारत में संसद क्या काम करती है, कानून बनाने का काम करती है, कानून को लागू करवाने के लिए जो भी आगे की गतिविधियां हैं वो संचालित करवाती है। तो ये टोटलिटी में ये हम बात करें तो जो यूरोपीय संसद है ये भी कुल मिलाकर के कुछ वैसा ही काम करती है, और इसके द्वारा और भी क्या गतिविधियां अपनाई जाती हैं इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे ही। लेकिन पहली बात यहां पर यह समझिएगा कि विश्व की एकमात्र प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित पराराष्ट्रीय सभा के तौर पर यह काम करती है। ध्यान रखिएगा, पराराष्ट्रीय सभा का मतलब यह हुआ ट्रांसनेशनल असेंबली। कहने का मतलब यह हुआ कि ये एक ऐसी असेंबली है जिसमें यूरोपीय संघ के अंतर्गत जितने भी देश आते हैं उन सभी देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो सभी प्रतिनिधि इसके अंतर्गत शामिल हो जाते हैं। इसलिए इसे पराराष्ट्रीय सभा की संज्ञा दी जाती है, और ये एकमात्र ऐसी प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित पराराष्ट्रीय सभा है विश्व के अंतर्गत। इसलिए आपको इसके बारे में ध्यान रखना चाहिए। कहीं यदि एग्जामिनेशन में इसके आधार पर सवाल पूछ दे तो आपको वहां पर ध्यान रखना होगा। इसके अलावा जो दूसरा स्टेटमेंट यहां पर है कि यूरोपीय संघ की जनता के प्रतिनिधि के तौर पर यह जो संसद है काम करती। जाहिर सी बात है कि यदि हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें, जैसे अभी अभी लोकसभा का चुनाव आयोजित किया गया, तो लोकसभा के चुनाव में जनता के ही प्रतिनिधि तो लोकसभा में जाएंगे, है कि नहीं। तो इस तरीके से जो यूरोपीय संघ के जितने भी सदस्य देश हैं उन सदस्य देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो जनता के ही प्रतिनिधि होंगे, और वो सभी जो है यूरोपीय संसद में जाकर के कानूनों के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएंगे। तो यहां पर आज की चर्चा में हम लोग इसी को और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। पहली बात मैंने आपको बता दी कि 6 से 9 जून तक ये चुनाव आयोजित करवाए जा रहे हैं। यूरोपीय संघ के 27 देशों के लगभग 400 मिलियन से भी अधिक जनता की भागीदारी इसमें निभाई जा रही है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इसमें जिस तरीके से मतदान पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है, सिंपली यदि हम कहें तो यहां पर ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि बैलेट पेपर के जरिए मतदान प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है। सार्वभौमिक मतदान के आधार पर, यानी कि जो भी जनता है जिस भी देश में रह रही है वो सभी लोग इस पार्टिसिपेशन के आधार पर जो भी अपने प्रतिनिधि हैं उसको चुनते हैं। और साथ ही यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण पहलू निकल कर सामने आ रहा है कि इस पूरे परिप्रेक्ष्य में जो मतदाता हैं इनके बीच में कुछ चिंता के बिंदु भी निकल रहे हैं। ये चिंता की बिंदु क्या कुछ है, इसके आधार पर भी जो चुनावी प्रक्रिया है उस पर प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि आपने बीते कुछ समय से देखा होगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से जो इजराइल और गाजा संकट हम लोग देख रहे हैं लंबे समय से। इसके अलावा रूस और यूक्रेन के बीच में जो लगातार तनातनी की स्थिति बनी हुई है बीते 2 साल से। इसके अलावा जो यूरोप के अंतर्गत कुछ बेरोजगारी और साथ ही जो आर्थिक स्थिति को लेकर के एक संकट का सामना करना पड़ रहा है कई स्तरों पर, इसको लेकर के वहां की जनता में एक उधेड़ बूंद की स्थिति भी है, और इस लिहाज से वो इस बात को लेकर के बहुत अधिक आश्वस्त नहीं है कि यूरोपीय संसद में जो उनके प्रतिनिधि जाएंगे वो इन संकटों का मुकाबला कैसे कर सकते हैं, इन संकटों के समाधान में उनकी क्या भूमिका हो सकती है। और एक समाचार के स्तर पर ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि कहीं ना कहीं यूरोप की जनता के बीच में एक उहापोह की स्थिति इस पूरे मामले को लेकर के है। और यहाँ पर दोस्तों यहाँ ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो ये पूरी की पूरी व्यवस्था है
जो चुनावी प्रक्रिया का आयोजन है इसके अंतर्गत सबसे पहले जो ये पार्टिकुलर नेशन आप देख रहे हैं यानी कि नीदरलैंड से इस चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। इसके अलावा जो भी महत्वपूर्ण देश हैं सभी के सभी यूरोपीय संघ के अंतर्गत इन सभी देशों की पार्टिसिपेशन यहाँ पर हो रहा है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो यूरोप की जनता है उनका पार्टिसिपेशन इस चुनाव के अंतर्गत इस लिहाज से तय होगा कि जिस देश में जनसंख्या जितनी है उसी के अनुपात में वहाँ के प्रतिनिधि नियुक्त किए जाएंगे। जैसे कि जो माल्टा देश है, यहाँ पर जो एक महत्वपूर्ण देश है माल्टा, इटली के पास में ये देश है माल्टा, तो यहाँ के 6 प्रतिनिधि होंगे। और यदि हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी के 96 प्रतिनिधि होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है ना? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जिस देश की जनसंख्या जितनी कम उसके प्रतिनिधि उतने कम, जिस देश की जनसंख्या जितनी ज़्यादा उसके प्रतिनिधि उतने ही ज़्यादा होंगे। और इस तरीके से ये चुनावी प्रक्रिया का आयोजन करवाया जाएगा। प्रत्येक देश से चुने हुए सदस्यों की संख्या का निर्धारण देश की जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा, ये मैंने अभी आपको समझाया भी। और साथ ही जो चुनाव के बाद यूरोपीय संसद है इसमें 15 और सदस्यों की नियुक्ति की पेशकश की गई है। वर्तमान में जो स्थिति है मानकर चला जा रहा है कि लगभग 720 टोटल जो है सदस्य यहाँ पर हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखिएगा कि चुनाव जो है राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के द्वारा लड़े जाते हैं। जो इस चुनाव की बात चल रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि जितने भी देश हैं उन सभी देशों के जो राजनीतिक दल हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनकी सामान्य तौर पर भूमिका इसमें निभाई जाती है। लेकिन एक बार यदि चुनकर वो चले गए तो अधिकांश सांसद अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक समूहों में शामिल हो जाते हैं। वो फिर देश की व्यक्तिगत राजनीति के हिस्सा नहीं रह जाते हैं, है ना? तो यहां पर इस चीज को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा एक सवाल यह उठता है साहब कि आखिर वोट कौन देता है, वोट देने का पात्र कौन होता है? तो यहां पर बहुत ही अचरज वाली बात है कि यहाँ 18 साल से अधिक उम्र के जो लोग हैं वो तो वोट देते ही हैं। कुछ ऐसे भी अपवाद हैं कि जहाँ 16 वर्ष 17 वर्ष के उम्र के लोग भी वोट देने में अपनी भूमिका निभाते हैं। और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर इंडिकेट भी किया है, कुछ देशों में 18 साल से कम उम्र के लोगों को वोट देने की अनुमति दी गई है। जैसे कि बेल्जियम, न्यूनतम इसमें जो मतदान आयु वर्ष है वह 16 वर्ष निर्धारित की गई है। वैसे ही जर्मनी, माल्टा, ऑस्ट्रिया में भी 16 साल के बच्चों को वोट देने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा जो एक और महत्वपूर्ण देश है ग्रीस, वहां पर मतदान की जो उम्र है वो 17 वर्ष तय की गई है। अमूमन जो लगभग 21 देश हैं वहां पर जो उम्र सीमा है वो 18 वर्ष से ऊपर तय की जाती है। ये सब जो कथन है, ये सब जो जानकारियां हैं ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूरोपीय संसद के कार्यप्रणाली को लेकर, यूरोपीय संसद के लिए जो भी व्यवस्थाएं हैं, चुनावी प्रक्रियाएं हैं, इनको लेकर के सवाल यदि बनता है तो ये सभी फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने चाहिए। इसके अलावा चुनाव लड़ने के लिए भी न्यूनतम आयु जो निर्धारित की गई है वो क्या है? अधिकांश देशों में 18 से लेकर इटली और ग्रीस में 25 साल तक जो उम्र सीमा है वो निर्धारित की गई है। यानी कि देशों के आधार पर, उनके अपने व्यवस्था के आधार पर जो उम्र सीमा है उसमें घटोतरी या फिर बढ़ोतरी यहाँ पर दिखती है। इसके अलावा यूरोपीय संसद के बारे में यदि हम बात करें तो यूरोपीय संघ की यह एक ऐसी संस्था है जिसे यूरोपीय नागरिकों के द्वारा चुना जाता है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया। साथ ही यह यूरोपीय संघ की कार्यकारी इकाई यूरोपीय आयोग के काउंटर पावर के तौर पर काम करता है। कहने का मतलब यह हुआ कि जिस तरीके से यूरोपीय आयोग यूरोपीय संघ के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था यानी एग्जीक्यूटिव बॉडी के तौर पर काम करता है, वहीं जो यूरोपियन पार्लियामेंट है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है बल्कि वह एक लेजिस्लेटिव बॉडी है। एक ऐसी संस्था है जो कि कानून का निर्माण करती है। कानून के निर्माण करने में यूरोपीय जो परिषद है उसका सहयोग करती है, और देन फिर जो कानून बनता है उसके आधार पर यूरोपीय संघ के द्वारा गतिविधियां आगे की जाती हैं। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है, यूरोपीय संसद के पास कानून बनाने की, पहल करने की शक्ति नहीं है। ये यहाँ पर ध्यान में रखने वाली बात है कि यूरोपीय संसद जो है कानून बनाने को लेकर के इनिशिएटिव नहीं लेती है, बल्कि यूरोपीय परिषद की बात जो अभी मैंने की, यूरोपीय परिषद के द्वारा इसमें इनिशिएशन लिया जाता है और देन फिर यूरोपीय संसद के द्वारा भी इसमें अपना सहयोग दिया जाता है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यूरोपीय संसद जो है वो यूरोपियन काउंसिल की एक
को लेजिस्लेटिव सहयोगी के तौर पर काम करती है। और यहाँ इस बात को भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इसकी शक्तियाँ वर्तमान के समय में देखो बढ़ती जा रही हैं। कहने का मतलब ये है कि पहले जिस तरीके से व्यवस्था चल रही थी, पहले जो इसके पास में शक्तियां थी, उन शक्तियों में और अधिक मॉडिफिकेशन हाल के समय में किया गया है। अब तो यहाँ तक है कि जो यूरोपीय संसद है, यूरोपीय आयोग के प्रेसिडेंट के चुनाव में भी अपनी बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है। ये अब यूरोपीय आयोग के प्रेसिडेंट का चुनाव करती भी है और साथ ही उसके पद को यानी उसके नियुक्ति को डिसअप्रूव भी कर सकती है। तो ये इतनी शक्ति यूरोपीय संसद के पास में वर्तमान में हो गई है। इसके अलावा और भी कई सारे विषय हैं, जैसे कि जलवायु, बैंकिंग, नियमन, कृषि, मत्स्य पालन, सुरक्षा, न्याय से संबंधित कानूनों पर मतदान, ये सारी जो गतिविधियां हैं यूरोपीय संसद के माध्यम से निभाई जाती हैं। साथ ही यूरोपीय संसद के बारे में ये कहा जाता है कि ये यूरोपीय संघ के जितने भी देश हैं, उन देशों में रहने वाली जनता के जो वाक की स्वतंत्रता है यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, उसकी रक्षा करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। और इस लिहाज से यूरोपीय संसद के महत्व को कम करके नहीं देखा जा सकता है। इसके अलावा ये संसद पूरे आयोग को 2/3 बहुमत से वोट देकर इस्तीफा देने के लिए भी मजबूर कर सकते हैं। ये यूरोपीय आयोग को इस्तीफा देने के लिए भी मजबूर कर सकती है। इसमें इतनी पावर है, इतनी शक्ति है। तो ये सारी जो जानकारियां हैं यूरोपीय संसद के संदर्भ में आपको होनी चाहिए। साथ ही जो मैंने आपको शुरू में भी बताया कि जिस तरीके से रूस के द्वारा हाल के समय में कई सारे देशों के चुनाव प्रक्रिया में एक तरीके से हस्तक्षेप के आरोप लगाए जाते रहे हैं कि वह वहाँ पर कुछ ऐसी गलतफहमियां, कुछ ऐसे अफवाहें फैलाता है जिसके कारण चुनावी प्रक्रिया में एक अड़चन आती है, तो वैसी ही स्थिति यहाँ पर भी देखी जा रही है कि रूस पर यूरोपीय संसद चुनाव को लेकर अफवाह फैलाने के आरोप लगाए गए हैं। इसका एक बहुत ही सामान्य सा उदाहरण ये देखा जा रहा है कि रूसी भाषा में पोलैंड से लोगों के बेलारूस भागने की अफवाह फैलाई जा रही है रूसी भाषा के अंतर्गत। कहने का मतलब ये हुआ कि ये अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है कि पोलैंड में एक तानाशाही वाली स्थिति है और लोग वहाँ से हट करके, वहाँ से पलायन करके रूस के सहयोगी देश बेलारूस जा रहे हैं। और जानते हो इसमें किस तरीके से तकनीक या किस तरीके से जो एक चालाकी अपनाई जा रही है, इसमें रूसी भाषा को अधिक से अधिक महत्व दिया जा रहा है ताकि सामान्य लोग उसको समझे ही नहीं, है ना। और ये क्लैरिटी भी यहाँ पर हो जा रही है कि अच्छा यहाँ तो रूस का कहीं ना कहीं हस्तक्षेप दिख रहा है। तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि रूस के अगेंस्ट में ये आरोप लगातार लग रहे हैं। हालांकि रूस ने इस तरीके के आरोप का खंडन भी किया है। बहरहाल यहाँ पर हमें अब ये समझने की आवश्यकता है कि जो यूरोपीय संसद है, यूरोपीय संसद के में चुनावी प्रक्रिया क्या है, यूरोपीय संसद का काम क्या होता है और यूरोपीय संसद में किस तरीके से व्यवस्थाएं आगे चलती हैं, इसके बारे में मैंने आपको एक ब्रीफ में जानकारी दी है। यदि कभी सिविल सेवा परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यूरोपीय संसद को लेकर के सवाल पूछा जाए तो निश्चित तौर पर आप ऐसे सवालों का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। आपको ये अब पता हो चुका है कि यूरोपीय संसद का मतलब क्या होता है, आपको अब ये पता हो चुका है कि यूरोपीय संसद में कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं, आपको अब ये पता हो चुका है कि यूरोपीय संसद की शक्तियां क्या कुछ हैं, और इन आधारों पर निश्चित तौर पर आप एक बेहतर उत्तर लिख सकते हैं। आज की चर्चा में इतना ही। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूं कि स्टडी IQ IAS टीम के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्स की शुरुआत की जा चुकी है और यह जो कोर्स है यह 10 जून से स्टार्ट हो रहा है शाम में 6 बजे से। यदि आप स्टडी IQ IAS टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, GS का कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है इस बैच में। हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश 3 अलग अलग फॉर्मेट में ये बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। इसके लिए आपको दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करना है। 27,999 रुपये में आप इस ऑनलाइन कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं और इसके जरिए आप GS के कंप्लीट कोर्स को बहुत बेहतर तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से पूरा कर सकते हैं। मिलते हैं बैच में, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।